नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज इस क्लास में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कंप्लीट तैयारी आज इस मैराथन क्लास में आपकी कराई जाएगी। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में करेंगे हम। ये इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है, एज यू कैन सी। ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश मीडियम का है एंड इसी तरीके से ये हिंदी मीडियम का पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्टेज के। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार से, शिक्षण एवं अध्ययन की प्रक्रिया में आकलन की भूमिका पर चर्चा करें। मूल्यांकन और अधिगम के बीच जो है अंतर बताना है। देखो, बहुत ना सरल शब्दों में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम बात करते हैं वैसे पढ़ेंगे, बुकिश तरीके से या एक टीचर स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा सा बुकिश तरीका आ ही जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल वे में पढ़ेंगे। मुझे अपना दोस्त समझिएगा, जो होते हैं ना दोस्त, एग्जाम से पहले फटाफट टॉपिक समझा देते हैं, तो वही मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, देखो भाई, हम असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं आकलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असेसमेंट को बोलते हैं आकलन और इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं मूल्यांकन। अब देखो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो स्कूल में होता है, ठीक है, हमें पता है असेसमेंट हम उन बच्चों का लेते हैं। ठीक है, अगर एक टीचर बच्चों का असेसमेंट लेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ आया है, कितना नहीं, कहाँ पे टीचर ने गलती करी है। अब सोचो, क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 30 बच्चों ने अच्छे से समझा ही नहीं, 10 बच्चे ठीक ठाक कर पाए, 10 बच्चे अच्छा कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं टीचर के समझाने में दिक्कत रही होगी। समझदार बच्चे तो कर पाए, जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, वो तो कर पाए, एवरेज बच्चों ने ठीक ठाक कर लिया और बाकी रह गए। तो ऐसे में टीचर जो है अपने पे काम करता है। ठीक है, असेसमेंट ये हेल्प करेगा भाई टीचर को कि भाई टीचर अपने आप पे काम कर सके, अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं, जो सामग्री का उपयोग किया है, मतलब मटेरियल जो यूज किया है या तरीका है पढ़ाने का, इन सब में सुधार ला सके। ठीक है, तो ये टीचर के लिए भी एक आईना है, दर्पण है, मिरर है। ठीक है, और ये अ, बच्चों के लिए तो बिल्कुल है। बच्चों को पता चलता है हम क्लास में कैसा कर पा रहे हैं, कैसा नहीं, हमें कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितने कॉन्सेप्ट्स उसको क्लियर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एक बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लाया करता था, 6th क्लास में उसे दूसरी टीचर मिलती है। ठीक है, अब 6th क्लास में देखा गया वो बच्चा एकदम से इंग्लिश में वीक हो गया, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं टीचर और बच्चे के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, या तो उस बच्चे को टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या टीचर को अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज करने की कुछ जरूरत है। तो इस तरीके से ये सब पता कैसे चलेगा? ये सब पता चलेगा असेसमेंट के ही जरिए, जब बच्चों का आकलन किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? असेसमेंट रेफर्स, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। पहले कलेक्ट किया, पेपर दिया बच्चे को, बच्चे ने किया, या थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, जो भी। फिर एनालाइज करते हैं बच्चे ने कैसा किया, फिर इंटरप्रेट यानी कि मार्किंग पे आते हैं हम। ठीक है, ये देखने के लिए कि बच्चों को इम्प्रूव, हम जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव कर सके। वो स्टूडेंट्स के भी एफर्ट्स रहेंगे उसमें, प्लस टीचर्स के भी, क्योंकि पता तो टीचर को भी चल रहा है ना कि भाई मैंने कहाँ पढ़ाने में दिक्कत आई है, कहाँ नहीं आई है। ठीक है, तो आकलन का मतलब है विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, समझ, दृष्टिकोण और व्यवहार का मूल्यांकन करना। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जानने में ये मदद करता है कि छात्र ने क्या सीखा, कितना सीखा, वो कितना आगे बढ़ पाया और कहाँ सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, शिक्षक को भी और स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट के पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं उनको भी, तो सबके लिए एक दर्पण है ये। ठीक है, क्लियर इतना? अब रोल क्या है असेसमेंट का, ये समझते हैं। तो देखिए, ये सीखने की प्रगति को मापता है। ठीक है, हमें पता चलेगा बच्चा कैसा कर रहा है तो वो और अच्छा कर पाएगा आगे।
ठीक है। शिक्षण की प्रभावशीलता जानना। अब देखो ये जो असेसमेंट है ये साल में होते रहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो होता रहता है, जिसे हम क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर सोचो साल में एक ही बार टेस्ट होगा तो बच्चा बीच में सीख पा रहा है नहीं, टीचर कैसा पढ़ा रही है, कहाँ सुधार लाने की जरूरत है, ये चीजें पता ही नहीं चलेंगी। इसलिए वीकली टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, ये टेस्ट कैरियर पेरियोडिक टेस्ट भी बोलते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो ये टेस्ट इसलिए बीच बीच में कराए जाते हैं, ठीक है। ये विद्यार्थियों की कमजोरी को पहचानेगा। शिक्षण योजना जो टीचर बनाती है उसमें टीचर चेंजेस कर पाएगी। प्रेरणा और सुधार का अवसर है, ठीक है, बच्चों के लिए भी, शिक्षक के लिए भी। शिक्षक विद्यार्थी संवाद का माध्यम, मतलब मे बी कोई टीचर इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हो और सोचो वो रीजन में हिंदी ज्यादा चलती हो, बच्चों की भाषा हिंदी हो घर की, तो इस तरीके से मतलब माध्यम चेंज करने में भी कहाँ पे लाइक संवाद में जरूरत है और आसान भाषा का उपयोग करना है किस प्रकार से, उसमें भी मददगार है। आत्म मूल्यांकन का अवसर, मतलब आप खुद का असेसमेंट भी कर सकते हो, टीचर अपना, स्टूडेंट अपना, ठीक है। यही है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में एक डेफिनेशन भी रिटर्न है, हिंदी में ये डेफिनेशन मुझे मिली नहीं, किसी के भी द्वारा दी गई थी तो इसलिए हिंदी में नहीं डाली है। अब रोल ऑफ असेसमेंट में ये आ गया, डायग्नोसिस लर्निंग नीड्स, गाइडिंग इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, इन्हांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, फीडबैक मिले बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स, कितना लर्न किया कितना नहीं, सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है, और रिफ्लेक्शन है, मैंने बोला ना दर्पण है, मिरर है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और स्टूडेंट के लिए भी। आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स, भाई ये पता चलता है किसी बच्चे को कोई स्पेशल नीड की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग अकाउंटेबल, जैसे देखो एडीएचडी वाला कोई बच्चा है, ठीक है, या किसी को लेट सपोज डिसकैलकुलिया, ये छोड़ देते हैं, डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब इवैल्यूएशन असेसमेंट से ही तो पता चलेगा। और भी है, एक बार इनको आप रीड कर लीजिएगा, मैं मेन मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि एग्जाम में आप लिख पाओ, ठीक है। ये एक एक करके जब आप इनको समझ लोगे, एक रीडिंग देनी है, आप अच्छे से इसको कर पाओगे, इतना क्लियर। अब डिफरेंस पे आएंगे। ये थोड़ा थोड़ा लिखना है सबके बारे में, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये आकलन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है। जरूरत पड़े हर चीज में, अगर आपको लगे ना कि आंसर आपका कम है, कम पेजेस का है, भाई मेरा तो 4 पेजेस का ही बनेगा, मैं तो इतना ही लर्न किया है, उस चीज के करेक्टरिस्टिक्स लिख दो हमेशा। मैं एक चीज बता दूं, करेक्टरिस्टिक्स, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में भी हेडिंग लिख सकते हैं, ये बात सुन लो, बहुत बार इस चीज के लिए कंफ्यूजन रहता है। करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एस्पेक्ट्स, नेचर, ये चारों चीजें सेम होती हैं। किसी आंसर में करेक्टरिस्टिक्स हेडिंग दे दो, किसी में फीचर्स दे दो, किसी में एस्पेक्ट्स दे दो, किसी में नेचर, हर एक में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, हर आंसर में ऐसे रिपीट मत करना। ये चारों सेम ही होते हैं, बस हेडिंग चेंज करनी है, पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, आप बातें बता रहे हो उसके बारे में, ठीक है। मैं अपनी विशेषताएं बताने लगूं, या लेट सपोज ये ग्लास है मेरे पास, ठीक है, इस ग्लास की विशेषताएं बताने लगूं, वो भी बहुत आसान होगा। किसी भी चीज की विशेषताएं आप बता सकते हो। फोन है, फोन की विशेषता आज के टाइम में तो ये कैलकुलेट भी करता है, ठीक है, इसमें टॉर्च भी है, ठीक है, मैं इसमें कॉल रिसीव भी कर सकती हूँ, टॉक कर सकती हूँ बेसिकली, ठीक है, इसमें मैसेज भेज सकती हूँ। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स ही तो है भाई, ये क्या क्या कर सकता है, क्या इसकी बातें हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे ही किसी भी चीज के करेक्टरिस्टिक्स, आपको पता है वो चीज क्या है, उसके बारे में जानते हो, तो करेक्टरिस्टिक्स बना के लिखो। और ऐसा नहीं है, देखो बहुत बार कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे या कुछ बच्चे बताएंगे आपके कि बना बना के आंसर लिखते, इसको बना बना के नहीं बोलते, इसको समझदारी बोलते हैं। आपको उसके बारे में कुछ कच्चा चिट्ठा थोड़ा बहुत पता है तभी तो आप लिख पा रहे हो कुछ बना के, ये सही होता है। बना बना के मतलब ये नहीं होता गलत लिखा है, सारी जगह पूरे विश्व में बच्चे ऐसा ही करते हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको गलत तरीके से, कोई कुछ नहीं आता इसने तो बना बना के लिखा है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ पता है तभी उसके बारे में लिख पाए हो, गाने तो लिख के आ नहीं रहे हो पेपर में, सही बात समझ रहे हो। अब इनका कंपैरिजन करते हैं, असेसमेंट का और इवैल्यूएशन का। देखो दोनों टर्म है सिमिलर, ठीक है, फिर भी डिफरेंस है। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं
यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस, ताकि अभी जो बच्चे का परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो सके, आगे बढ़िया हो सके। इवैल्यूएशन जो है उसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि एक एक्ट है पासिंग जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे हम एक जजमेंट देते हैं। लेट सपोज बच्चे को मार्क्स दिए गए और हमें उसे पास या फेल में जज करना है, समझ रहे हो? तो वो इवैल्यूएशन कराएगा जहां पे जजमेंट हुआ कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। असेसमेंट हमेशा डायग्नोसिस, मतलब कि यहाँ पे हम ये निकालते हैं कि भाई अंदर समझना इस चीज को कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसको पता लगाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का पता लगाना है असेसमेंट में। इवैल्यूएशन का काम है जज करने का, जजमेंटल। ठीक है, लेट सपोज हम ये पता लगाएं बच्चा A1 कैटेगरी में आ रहा है, B1 कैटेगरी में, C1 ग्रेड में या D1, समझ रहे हो? What it does provide feedback on performance and areas of improvement। बिल्कुल। determine the extent of which objectives are achieved, कि भाई जो objectives हमने पढ़ाने के लेसन के बनाए थे, सब्जेक्ट के बनाए थे, वो कितने अचीव हुए कितने नहीं। पर कि ये बताता है कि भाई असेसमेंट की भाई फीडबैक देता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी कि कितना बढ़िया आप कर पाए कितना नहीं। ठीक है, इसका पर्पस होता है फॉर्मेटिव और ये होता रहता है। देखो ये साल में 4 बार कंडक्ट होता है, 4 FA होते हैं। और इवेल्युएशन की बात करूँ तो एक हाफ ईयरली और एक फाइनल, 2 बार ये होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन ये प्रोसेस ओरिएंटेशन है, इसमें आखिरी में एक रिजल्ट मिलेगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और ये प्रोसेस, ये जब लर्निंग हो रही है, लर्निंग के दौरान ही हो रहा है। और इवेल्युएशन लर्निंग जब हो चुकी है उसके बाद हो रहा है। समझ आ रही है चीजें? यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करके असेसमेंट करते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बेसिस पे करते हैं, पर यहाँ पे एक सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो बोर्ड का पेपर। ठीक है, अब इनके बीच रिलेशनशिप, दोनों ये रिफ्लेक्टिव है, मतलब कि एक दर्पण है। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, जैसे डॉक्टर जांच करने के बाद कुछ प्रिस्क्राइब कर देता है। लेट सपोज बच्चा फेल हो गया 9th क्लास में, तो अब वो आगे 10th में नहीं जा सकता। समझ रहे हो? हाँ या ना? आर या पार? क्राइटेरिया सेट बाय बोथ द पार्टीज जॉइंटली। ठीक है, दोनों स्टूडेंट टीचर इन्वॉल्व हैं, दोनों के लिए रिफ्लेक्शन है, दोनों को पता चलता है हम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, और ये है सेट बाय इवैल्यूएटर, जैसे कि प्री बोर्ड जो है वो पहले से ही उसकी आंसर की वगैरह सब सेट होके आता है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स ये एब्सोल्यूट है, ये कंपैरेटिव है, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। आप देखते हो ना बोर्ड्स में पोजीशन मिलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एब्सोल्यूट है। यहाँ पे देखो क्योंकि ये ना इसलिए हो रहा है ताकि परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। क्लियर है इतना? वही बातें हैं जो अभी समझी, हिंदी में लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इसका ना PDF जो मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में ये 63 पेजेस का PDF है हिंदी में, और इंग्लिश में है ये 74 पेजेस का PDF। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, पेड PDF है, 115 रुपए का सिर्फ मात्र। और पूरी तैयारी आपकी इससे हो जाएगी, बुक्स वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आपको इससे समझ आ रहा है, आसान लग रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 अब है, मूल्यांकन क्या है, विद्यालयों में अपनाई जाने वाली वर्तमान मूल्यांकन पद्धति पर चर्चा कीजिए। यानी कि व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड डिस्कस द करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस दैट फॉलोड इन स्कूल्स। इवैल्यूएशन से हम जजमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, कि कैसी क्वालिटी है, कैसा वैल्यू है, इफेक्टिवनेस कैसी है किसी भी चीज की, स्पेशली एजुकेशन की। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप एग्जाम्पल में बोर्ड एग्जाम्स का डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं भी इंक्लूड की हैं, आपको जो एक आसान लगती है वो अपने पेपर में डाल दीजिएगा। ठीक है, NCERT के द्वारा बड़ी अच्छी दी गई है, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स इवैल्यूएशन के। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है एक क्लास में होगा दूसरे में नहीं होगा, ये चलता रहता है। ठीक है, हर क्लास में इवैल्यूएशन होगा। कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा नहीं है, इसमें दो चार एस्पेक्ट होते हैं, बच्चे का पूरा एस्पेक्ट देखा जाता है। ठीक है, मतलब सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है कि हर एस्पेक्ट से बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है हम इवैल्यूएशन लें। ये चाइल्ड सेंटर्ड है। देखो आज के टाइम में तो पूरा एजुकेशन प्रोसेस, चाहे इवैल्यूएशन की बात करो, टीचिंग की बात करो, लर्निंग की बात करो, और कुछ बात कर लो, सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड है। रेमेडियल, यहाँ पे इसका काम है कि ये पता लगाना बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, फिर रेमेडियल भी दे रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी असेसमेंट में हम कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पास या फेल पता चल रहा है, लेट सपोज, क्योंकि सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम बच्चे का आगे मूल्यांकन करते हैं। ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है, इसमें स्कूल की साझेदारी, टीचर्स की, पेरेंट्स की, बच्चे की रहती है। मेन तो हो गया बच्चा और टीचर, पर बाकियों का भी एक कोऑपरेटिव प्रोसेस रहता है। टीचिंग मेथड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है, हर जगह होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिया में होगी बाहर नहीं होगी, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में होगी प्राइवेट में नहीं होगी, हर जगह होती है। सही बात। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, वॉइस इज क्लियर आई गेस। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, मैंने अभी नोटिस किया मैं माइक लगाना भूल गई, बट ऑडियो ले रहा है। सॉरी सॉरी, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया कि मैंने माइक यूज़ नहीं किया है, तो आई वॉज जस्ट चेकिंग कि भाई साउंड क्वालिटी वगैरह ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत चीज़ें देखनी होती है, एक दो चीज़ें ऐसा नहीं है हम वही देख रहे हैं, पूरा एस्पेक्ट देखना पड़ता है। ठीक है, हिंदी में भी कुछ इस प्रकार से है। ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, सतत और क्रमिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, समग्र दृष्टिकोण है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कुछ निर्णयात्मक प्रक्रिया है, किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, उपयोगी प्रतिक्रिया है, और शिक्षण में सुधार हेतु सहायक है, छात्र केंद्रित बिल्कुल है, और परिणामों के विश्लेषण पर ये बिल्कुल आधारित है। ठीक है, जो परिणाम मिलते हैं उसके लिए हम देखो बाद में रेमेडी भी बच्चे को देते हैं। ठीक है, बट वो जो परिणाम मिले हैं वो सेट स्टैंडर्ड से मिले हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यही फर्क है आकलन में, यानी कि असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन में। क्लियर है। चलिए, अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का था कि विद्यालयों में अपनाई जाने वाली आज के टाइम में वर्तमान मूल्यांकन पद्धतियों की विस्तृत चर्चा करें। तो देखिए, विद्यालयों में मूल्यांकन का एक मुख्य विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण, व्यवहार तथा संपूर्ण विकास की प्रकृति को समझना है। ठीक है, ये तो मूल्यांकन की बात हो गई, पर अब वर्तमान प्रैक्टिसेस की, यानी कि वर्तमान मूल्यांकन की हम बात करें, तो इसमें अभी सीसीई है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई आई गेस 2011 या 10 के आसपास आ गया था, 2010 के आसपास आ गया था, और अभी तक वर्क कर रहा है स्कूलों के अंदर। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट है, पोर्टफोलियो, सेल्फ पीयर असेसमेंट, ओरल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रेजेंटेशन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट जिसमें टीचर ऑब्जर्व करता है रियल टाइम में बिना बताए बच्चों को, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जिसमें हम ये डायग्नोस करते हैं बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है, ऑनलाइन असेसमेंट हो गया। ठीक है, इसमें देखो आसान बता देती हूँ कौन से है। सीसी बहुत आसान है, एक, ये दो कर लो, तीसरा कर लो, चौथा, पांचवा और छठा। ये छह बहुत आसान है, ये कर लो जो लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो तो। बाकी मैंने डाले बहुत सारे हैं, ठीक है, बट सारे करने की जरूरत नहीं, यहाँ से छह कर लो बहुत है। इसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। ठीक है, ये कॉमन है जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क, हर सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, प्रेजेंटेशंस करने को बोली जाती है। जैसे सोशल साइंस के अंदर पॉल्यूशन सब्जेक्ट के लिए हो गए, ऐसे एग्जाम्पल देके आप लिखो। समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल आंसर भी दिया है कि अगर कमी पड़ जाती है आपको, बहुत स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग ना पता है क्या होती है,
कि एक बच्चा, जैसे मैंने जो 6 पेज पे लिखा है, हो सकता है कोई पास पास लिखता हो तो वो 4 या 4.5 पेज में खत्म कर दे, या 5 पेज में। अब देखो, लिखना 6 पेज के हिसाब से भी पड़ेगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझना इस चीज को। तो इसलिए एडिशनल आंसर भी है कि कमी ना पड़ जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीजें डाली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल। अब ये देखो, ये है ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन। ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन ना अपने आप में इतना बड़ा है, मतलब ये मान लो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको करने में, 25 मिनट तो मान के चलो, क्योंकि इसमें डायग्राम्स वगैरह भी बनने हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक चीज का ध्यान रखना, हैंड रिटन नोट्स है और वीडियो है इसकी, अलग से वीडियो है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, और आएगा ये, कंफर्म है ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको छोड़ना मत। 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, उस वीडियो को देखना, कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को, इतने बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है। और इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने उस पर भी डाले हुए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डले हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी अचीवमेंट टेस्ट, ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। देखो, एक तो अचीवमेंट टेस्ट का जब भी क्वेश्चन आए, इसको हमेशा ब्लू प्रिंट के साथ तैयार करने की कोशिश करना, अगर टाइम की कमी ना हो, जिसमें काफी सारे टेबल्स बनेंगे। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या है? अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड बाय टीचर्स टू मेजर और टेस्ट द अचीवमेंट्स एंड सक्सेस अचीव्ड इन फील्ड। मतलब बच्चे ने कितनी अचीवमेंट्स की हैं, कहाँ पे की हैं, कौन से सब्जेक्ट में की हैं, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज में की हैं, सब कुछ, सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उसमें ये चीजें देखकर जो है पता लगाया जाता है कि भाई बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना नहीं। ऐसे जो टेस्ट होते हैं उन्हें हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? Whatever the student learns in the school is called his achievement, and examination conducted to test that achievement, यानी कि जो अचीवमेंट कर रहा है बच्चा स्कूल में, उसके लिए जो भी प्रक्रिया हुई है, जो भी टेस्ट हुए हैं, वही अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सब अचीवमेंट टेस्ट का पार्ट है। अगर बच्चे ने जिससे भी हमें बच्चे की अचीवमेंट्स पता चली हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट का पार्ट होगा। ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा, उपलब्धि, परीक्षणों के निर्माण की प्रक्रिया और उनके उपयोगों पर चर्चा। पहले होता क्या है वो बताया गया है, और फिर उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, और फिर आएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स डाले हैं और इंग्लिश में प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, आप देखो, जब भी आंसर की वेटेज बढ़ानी होती है ना हमें, अब सिर्फ स्टेप्स और मीनिंग लिखोगे तो 3-4 पेज में आंसर खत्म। तो साथ में करेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, नीड, प्रिंसिपल, इन चारों में से एक दो बढ़ाने पड़ेंगे, उनके पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये देखते हुए कि मेरा 6 पेज का आंसर कैसे पूरा होगा। अब ये कुछ सेट नहीं होता कि इंपॉर्टेंस ही लिखनी है, प्रिंसिपल्स ही लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स, हिंदी में करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हिंदी में वो आसान है, इंग्लिश में थोड़े ये, या करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, मर्जी है, इट्स अप टू यू, आपको जो आसान लगता है वो करो। पर देखो, आंसर में क्वालिटी डालनी, बढ़िया आंसर लिखना तो जरूरी है, पर साथ में वो कितने पेजेस में आना चाहिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है। समझ रहे हो चीजें? तो अचीवमेंट टेस्ट शुड बी मेजर क्लियरली द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो लाइक प्रॉपरली मेजर हो पाए अचीवमेंट टेस्ट में। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ गुड टेस्ट, तो टीचर्स को क्या करना है, क्लियर गोल्स बना के चल रहे हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो बच्चों के लेवल और उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं 6th क्लास के बच्चे को 8th क्लास वाला तो दे नहीं दूंगी, समझ रहे हो?
अचीवमेंट टेस्ट शुड इंक्लूड द टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेट सपोज में उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं एंड एटसेट्रा, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट शुड बी मेड रिलायबल, कि सब उस पर विश्वास कर सके। देखो और बताती हूँ, ये रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट शुड इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, हर चीज का देखो मकसद तो यही है ना कि टीचिंग लर्निंग बेहतर हो सके, ठीक है। इतनी सारी प्रक्रियाएं इसलिए हो रही हैं, अगर उसी में सुधार नहीं हो पाएगा तो फिर क्या फायदा है। समझ रहे हो बातें। हिंदी में करेक्टरिस्टिक्स हैं, गोल ओरिएंटेड, इसका एक गोल होता है, ये करिकुलम का पार्ट है। मेंटल एबिलिटीज को बच्चे की मेजर करता है, लेट सपोज आईक्यू पता चलता है बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसके कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वस्तुनिष्ठता है इसमें। ये हेल्प करता है एजुकेशनल डिसीजंस लेने में, यूजफुल है ग्रेड देने में बच्चों को, ये वैलिड है, रिलायबल मतलब कि विश्वसनीय है, वैध है। इसमें सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, बिल्कुल ये प्रेरणा देता है बच्चों को भी और शिक्षक को भी। अचीवमेंट मिलती है तो किसको खुशी नहीं होती, होती है ना खुशी। बाद में इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है और फिर आ गए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। अब देखो पहला स्टेप है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। भाई अचीवमेंट टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं, वो निर्धारण करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे स्टेप 1, ठीक है। इसके बाद है स्टेप 2, विषय वस्तु का चयन और रूपरेखा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं और आउटलाइन कर रहे हैं कंटेंट को। लेट सपोज साइंस की बुक में 10 चैप्टर्स हैं और मैं अचीवमेंट टेस्ट में सिर्फ 2 चैप्टर रखती हूँ, ठीक है। और उन 2 चैप्टर को या इस जो रख रही हूँ उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ डिफाइन होंगे स्टेप 1 में। कंटेंट की आउटलाइन और सिलेक्शन स्टेप 2 को, ठीक है। देन स्टेप 3, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि भाई एक करके दिखा रही हूँ, यही ब्लूप्रिंट है जो मैं बोल रही हूँ ना आपको टेबल के साथ करना। यहाँ पे सीरियल नंबर, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पे वेटेज। लेट सपोज फर्स्ट में मैं डाल रही हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 5 और हर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर, 1 नंबर का मान लो, 1 नंबर का। तो टोटल वेटेज हो गई 5 नंबर की, ठीक है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इसके बाद हो गया वेरी शॉर्ट के बाद लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन मान लो, वेरी शॉर्ट नहीं शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी 5 क्वेश्चन है लेकिन 10 नंबर के, क्योंकि 2 नंबर का एक है। फिर ऐसे करके एमसीक्यू हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा एक टेबल आपको ड्रॉ जरूर करना है जब स्टेप्स दिखा रहे हो, ठीक है। इससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ठीक है। स्टेप 3 हो गया। चलो आगे स्टेप 4, प्रश्नों की तैयारी। अब प्रश्न प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ से पता चल गया वेरी शॉर्ट 5 डालने हैं, तो इन 2 चैप्टर्स में से 5 प्रश्न छाटे कौन कौन से देने हैं, ठीक है। कौन कौन से शॉर्ट आंसर, कौन से एमसीक्यू, कौन से लॉन्ग। और ये दोनों चैप्टर्स, लेट सपोज अगर 100 नंबर का टेस्ट है तो दोनों चैप्टर्स की वेटेज 50-50 नंबर की होनी चाहिए। समझ रहे हो। चलिए स्टेप 5, प्रश्नों का चयन। और अब यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम हो गए, अब सेलेक्ट हो गए। अब उनको सीक्वेंस करना है। पहले वेरी शॉर्ट आ गए 5, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आ गए, फिर एमसीक्यू आए। इस तरीके से जो भी प्रोसेस रहेगा वो उस तरीके से सेलेक्ट करके सीक्वेंस करना है, ठीक है। देन स्टेप, इसमें जनरली हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं कि पहले कैसा हो रखा है, ठीक है। स्टेप 6 है प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हम निर्देशों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा कभी भी एग्जाम से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, ये ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करना, ठीक है। स्टेप 7, प्रश्न पत्र का पूर्व परीक्षण। यहाँ पे ट्राई आउट और पायलट टेस्टिंग होती है। आप देखो खुद से भी करके देखोगे ना उससे कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
बना तो दिया, लेकिन जब करते हैं ना तभी असली चीज पता चलती है। ठीक है, कोई भी कार बनती है ना, कार को पहले कुछ किलोमीटर्स तक चला के देखा जाता है। ठीक है, क्यों? ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही कोई भी चीज बनाने के बाद उसको ट्राई टेस्ट आउट करना बहुत जरूरी है। तो वही यहाँ पे जब अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर हो गया है, तो वो चीज करनी है। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली क्वेश्चन पेपर। ओके, चलो। नेक्स्ट इज रिव्यू एंड फाइनलाइज। लास्ट में रिव्यू करेंगे, ये किसी और से भी करवाते हैं हम जनरली, और फिर फाइनल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर बना दिया, उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगी हिंदी टीचर, मैं उनसे कराऊंगी, या हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, जो भी एक कंसर्न्ड पर्सन होंगे, वो रिव्यू करेंगे उस पेपर को, और फिर उसे फाइनल कर दिया जाता है, विच इज स्टेप 8। क्लियर? भूलोगे तो नहीं आप? चलो, ये थोड़ा थोड़ा देख लो, इसमें लिखना क्या है, जो समझाया है वही लिखना है, अपनी भाषा में लिखो, आराम से लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल दो बढ़िया से। वो जो अभी मैंने बना के दिखाया ब्लूप्रिंट, वो बनाओ, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। लास्ट में देखो, आंसर कम पड़ गया 6 पेज के हिसाब से, तो यूजेस डाले हुए हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स है। ठीक है, ये ही आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएंगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन, ये देखो ब्लूप्रिंट आ गया। ठीक है, हिंदी के आंसर में मैं ब्लूप्रिंट डलवाती हूँ, उसमें रह गए, मैं डलवा के पोस्ट कराती हूँ। ये देखो, लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है सीसीई का। ये एक ना मेरा फेवरेट टॉपिक है बीएड का, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है साथ में। देखो, सीसीई 2010 के अराउंड ये शुरू हुआ था स्कूलों के अंदर। और इसमें क्या था भाई, कंटिन्यूस, एक तो टेस्ट जो है वो हमेशा होते रहे, कंटिन्यू चलते रहे। और कॉम्प्रिहेंसिव हो, ऐसा ना हो कि बच्चे का सिर्फ वो एकेडमिक से ही रिलेटेड है, उसमें थ्योरी भी हो, बच्चे कोई प्रोजेक्ट भी करें, प्रैक्टिकल्स भी हो, तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो, ये इसका मोटिव था। ठीक है, तो कंटिन्यूस का मतलब है रेगुलरली हो, ऑर्डरली हो, सिस्टमैटिक तरीके से। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें हम स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों एस्पेक्ट्स, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक्स दोनों हो। समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब इससे समझो, ये बहुत बढ़िया है। सीसीई कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव में स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, कंटिन्यूस में लर्निंग, लर्निंग के अलावा, ठीक है, लर्निंग नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ये दो डालने जरूरी है, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। फॉर्मेटिव की 40% की वेटेज होती है साल भर की, एनुअल, और सबमिटिव की 60 की। ठीक है, फॉर्मेटिव, मैं थोड़ा सा इसको अलग बना रही हूँ। फॉर्मेटिव होते हैं साल में 4, FA1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 और 4। ठीक है, हर एक की जो परसेंटेज होती है वो 10-10% होती है। ठीक है, तो 4 की मिला के हुई 40%। सबमिटिव, और देखो ये ना दो, मतलब सेशन जो है वो दो भागों में बटा होता है। ठीक है, एक होता है आपका अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक, और एक होता है आपका अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, तो अप्रैल टू सितंबर दो फॉर्मेटिव होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और 2। और अक्टूबर से मार्च तक दो असेसमेंट होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 और 4। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर इतना? सबमिटिव असेसमेंट साल में दो होते हैं। सबमिटिव असेसमेंट 1, जिसको हम हाफ ईयरली एग्जाम्स के नाम से जानते हैं, और सबमिटिव असेसमेंट 2, जिसको हम फाइनल एग्जाम्स के नाम से जानते हैं। दोनों की परसेंटेज होती है 30-30% की। ठीक है, एक होता है सितंबर अक्टूबर के, मतलब कि आधा सेशन खत्म होने के बाद, और एक होता है मार्च में, जिसको हम फाइनल एग्जाम्स बोलते हैं, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद। ठीक है, अब देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और 2 में जो सिलेबस आया है वो सबमिटिव असेसमेंट 1 में भी आएगा, और साथ में और सिलेबस भी आएगा। यानी कि आधे साल में जो पढ़ाया है, लेट सपोज साइंस की बुक में 10 चैप्टर हैं, तो 5 पहले साल में पढ़ाए, तो सबमिटिव असेसमेंट 1 में 5 चैप्टर आएंगे, और बचे हुए 5 जो है सबमिटिव असेसमेंट 2 में आएंगे। सबमिटिव असेसमेंट 2 में फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस नहीं आएगा जो अप्रैल से लेके मार्च तक पढ़ाया, नहीं।
अक्टूबर से मार्च वाला आएगा। अब 2010 से पहले क्या होता था वो सुनो। उससे पहले होता था कि भाई जो पूरे साल भर मतलब बीच बीच में टेस्ट वैसे ही टीचर ले लेती थी, बट रूल रेगुलेशन से एज सच टेस्ट नहीं होते थे ज्यादा। प्राइवेट स्कूल वगैरह कंडक्ट करा लेते थे थोड़े बहुत, बट ज्यादा नहीं होते थे। ठीक है। होता क्या था, साल में एक एग्जाम होता था और उसी के बेसिस पे पूरे साल के मार्क्स मिलते थे, और बच्चे के लिए बड़ा बर्डन हो जाता था भाई, पूरे साल का एक ही बार में पढ़ के एग्जाम देना। अब मान लो उस टाइम पे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई या वो डिप्रेशन में चला गया, इतना सारा उससे याद नहीं हो रहा, पर वो है होनहार बच्चा, बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए सीसीई को लाया गया। क्लियर है? क्लियर यहाँ पे? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये ड्यूरिंग लर्निंग होता है, मतलब आपने देखा होगा सुबह 8 से 10 बजे या 11 बजे तक एग्जाम हो गया, उसके बाद बच्चे की रेगुलर क्लास भी चल रही है। ठीक है, 1 घंटे का एग्जाम 2 घंटे का हार्डली ये होता है। और सबमिटिव असेसमेंट के वक्त छुट्टी होती है, मतलब बच्चे जो हैं लर्निंग खत्म हो चुकी है उस टाइम पे, आधी लर्निंग, तो बच्चे उस वक्त पे लर्निंग और नहीं करेंगे, उस वक्त पढ़ाई और नहीं चल रही है, वो अपना एग्जाम देके घर चले जाते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के दौरान हो रहा है, अधिगम के दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग द लर्निंग। और दूसरा जो है यहाँ पे सबमिटिव असेसमेंट आफ्टर द लर्निंग। समझ रहे हो? लर्निंग के बाद, अधिगम के बाद। क्लियर है? ये सारा लिखना जो बताया है, सिर्फ बताने के लिए नहीं बताया, लिखना है ये सारा, यही डिस्क्राइब करनी है ये चीजें। ठीक है। इसकी कुछ इम्पोर्टेंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब अब आपको एक रीडिंग देनी है। ठीक है, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, एक एक पॉइंट रीड नहीं करूंगी, फटाफट समझाने का काम है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनना। Collaborative learning is the teaching approach where students work together in small groups to complete a task, solve a problem or create a project. ठीक है, मतलब छोटे छोटे कोलैबोरेटिव काम करने के लिए हम बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं, ताकि वो मिलजुल कर अपना कोई टास्क, कोई ग्रुप में काम ये सब करें। ठीक है। सो इससे क्या होगा, बच्चे देखो भाई, एक तो साथ में रहना सीखते हैं, साथ में काम करना सीखते हैं, एक दूसरे की ओपिनियन से आइडियाज आते हैं। ठीक है, अपनी बात रख पाते हैं, एक सामाजिक इंसान भी बनते हैं, क्योंकि देखो समाज में अकेले तो चलना नहीं है, कल को कोई ऑफिस जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, तो वहां पे बाकी लोग भी होंगे, बॉस होगा, उसके नीचे भी लोग काम करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो सबकी मदद चाहिए होगी। ठीक है, तो हम बच्चे को इसलिए इन मेथड से आज के टाइम में स्कूलों में उस काबिल बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये है कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्लियर है? सबके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं। ग्रुप जीतेगा तो सभी बच्चों की जीत है। लेट सपोज एक ग्रुप में 4 बच्चे, चारों एक प्रोजेक्ट पे काम करें, ये ग्रुप फर्स्ट आया, तो ये चारों बच्चों की जीत होगी। ऐसा नहीं एक ने ज्यादा काम किया दूसरे ने कम, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सब सक्सेस और फेलियर के लिए इक्वल जिम्मेदार होंगे। वो आपस में डिस्कशन करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटते हैं, काम बांटते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये एक सोशल प्रोसेस है। यहाँ पे बच्चे ओपन कम्युनिकेशन, खुले में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, सक्सेस की और फेलियर की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। क्लियर? क्या है यहाँ पे? सहयोगात्मक अधिगम। क्लियर है? अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गए। यहाँ पे बच्चे ग्रुप्स में काम करना सीखते हैं, बच्चे गोल्स शेयर करते हैं, मतलब अब एक ग्रुप में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के सेम गोल्स हैं। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों के इक्वल रोल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, नहीं, सबके बराबर रोल्स हैं। ये हेल्प करता है गाइडेंस में। ठीक है, मतलब हेल्प्स एंड गाइडेंस, सहायता मिलती है एक दूसरे से, मार्गदर्शन होता है, जैसे मैंने बताया, एक दूसरे की ओपिनियन से आइडियाज आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग बनते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं आपस में,
ग्रुप का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, सोशल बीइंग्स, चाइल्ड डेवलप्स एज सोशल बीइंग, ठीक है, तो ये सब चीजें होती, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। पर्पस है, अब बहुत चीजें हैं, मेन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अब आप कर लोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कोऑपरेटिव पे। कोऑपरेटिव लर्निंग is a structured form of group learning in which students work together to achieve a shared learning goal. It involves clearly defining roles, specific tasks and teacher structured activity. ठीक है, यहाँ पे specific है, ठीक है। Unlike collaborative learning, cooperative learning is more formal, teacher directed, through still interactive and student centered. याद रखिएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है, यहाँ मैं कोलैबोरेटिव लिख रही हूँ, यहाँ मैं कोऑपरेटिव लिख रही हूँ। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? ये लेस फॉर्मल है, ये मोर फॉर्मल है। यहाँ बच्चे को मोर फ्रीडम है, यहाँ थोड़ा लेस फ्रीडम है। यहाँ पे ये टीचर डायरेक्टेड है, यहाँ टीचर डायरेक्टेड नहीं थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में इन्वॉल्व थे, ठीक है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड थी, इंटरेक्शन दोनों में है, ठीक है। यही अलग बातें हैं, बाकी सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज दोनों है, दोनों में सोशल लर्निंग हो रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही है, ठीक है। मे बी यहाँ पे टीचर ग्रुप के 4 बंदों को खुद ही काम दे दे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये, तुम्हें ये, तुम्हें ये, फिर तुम आपस में चारों जो है फटाफट ये प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। कोलैबोरेटिव में टीचर ऐसा नहीं करेगी, कोलैबोरेटिव में बच्चे आपस में कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की कोलैबोरेटिव में लर्निंग ज्यादा हो रही है, खुद से फ्रीडम मारा है ना बच्चों को करने का, और जब खुद से भाई कुछ काम कर पाते हैं तो अलग ही मजा आता है। सही बात। बाकी इसके बारे में एक बार थोड़ा रीड कर लेना। रिक्वेस्ट रहेगी, जो पीडीएफ है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको बाय कर लो, बहुत हेल्प आपकी वो करेगा लास्ट मोमेंट पे। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई हूँ मैं। What are the tools for reporting students' performance? Briefly explain along with their uses. छात्रों के प्रदर्शन की रिपोर्ट करने के लिए कौन से उपकरण हैं, उनके उपयोग सहित संक्षेप में समझाइए, ठीक है, उपयोग सहित संक्षेप में समझाइए, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग के उपकरण है, अब इनको एक एक करके समझाना है। पहला है टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, वो लिखना है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। देखो, ऑब्जर्वेशन ना नेचुरल होती है और डायरेक्ट होती है। हमेशा बच्चे को बिना बताए टीचर जो है छुप के ऑब्जर्वेशन करता है, ताकि बच्चे का रियल बिहेवियर देखने को मिले। नहीं तो क्या होगा, बनावटी बिहेवियर, आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाएगा, अगर बच्चे को पता चल जाएगा मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ। जहाँ वो बच्चे किसी और से तू तू करके बात करता होगा ना, कि तू ऐसा है, तू वैसा है, वहां वो आप करके बात करनी शुरू कर देगा, एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए। समझ रहे हो? तो इसलिए ऑब्जर्वेशन हमेशा रियल टाइम में होती है, जो भी टीचर उसे कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा ऑब्जर्वर वो है जो बच्चे को पता ना लगने दे। तो इसलिए सही टीचर्स को, थोड़े एक्सपीरियंस टीचर्स को ऑब्जर्वेशन का काम दिया जाता है, ठीक है। अगला है रेटिंग स्केल। देखो, यहाँ पे हम बच्चों को रेट करते हैं, ठीक है, 1 से 5 तक। 1 जिसमें होता है पुअर के लिए, और 5 हो गया एक्सेलेंट के लिए, मे बी जैसे भी आपने रेटिंग स्केल तैयार किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चे को बिहेवियर के हिसाब से, आपने देखा होगा कुछ टीचर्स चार्ट पेपर लगा देते हैं नाम के आगे, कि जितने जिसको स्टार मिलेंगे, गुड बिहेवियर का स्टार मिलेगा हर बच्चे को। जनरली ये प्राइमरी क्लासेस में किया जाता है,
जो बच्चे लेट सपोज प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, भाई इंग्लिश स्पीकिंग है, स्ट्रिक्टली आपको हमारे स्कूल में स्कूल प्रेमिसेस में इंग्लिश ही बोलना है। जो बच्चा अच्छे से फॉलो करता है उसको फिर गोल्डन स्टार देते हैं, जो हिंदी में बातचीत करता है उसको ब्लैक स्टार दे देते हैं। इस तरीके से ये रेटिंग स्केल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। अब जिसने, अब देखो एक बताती हूँ, नर्सरी केजी में होता है, आपने अपने नेल्स कट किए, जब चेकिंग हो रही है तो जो जो काम किया है, नेल्स किए हैं, हेयर कॉम्ब किए हैं, जो जो काम बच्चे ने किए हैं, शू पॉलिश हो गया, तो उसके आगे ऐसे टिक लगा दिया जाता है, ये काम किया है। ठीक है, डन और नॉट डन, टिक फॉर डन, नॉट डन, क्रॉस। ठीक है, प्रैक्टिकल टास्क, प्रोजेक्ट वर्क, स्किल बेस्ड एक्टिविटी, इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है। देखो स्कूल में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, बच्चे का कोई अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट, सही या गलत बिहेवियर, वो सब एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंशन होता है। और ये हमेशा एक क्लास टीचर से दूसरी क्लास टीचर को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड की प्रॉपर फाइल बनती है हर एक स्टूडेंट के नाम से अलग। अब देखो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी क्लास में, मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं क्लास फोर्थ की टीचर थी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा जो था उसका न्यू एडमिशन था। ठीक है, और वो अ, मतलब देखो ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट इंसिडेंट है, रियल टाइम बता रही हूँ। वो बच्चा स्लम एरिया में रहता था। ठीक है, उसके पापा जो थे वो दिहाड़ी मजदूर थे, और मम्मी जो है घरों में काम करती थी। और घर का वातावरण थोड़ा ठीक नहीं था, मम्मी पापा लड़ते थे और आपस में बहुत गाली गलौज करते थे। तो ये बच्चा ना अक्सर आए दिन स्कूल में गाली देता था एक दूसरे को, मतलब इस गाली से ही बात करेगा, और इसके लिए नॉर्मल था गाली देना, क्योंकि इसके घर का माहौल ऐसा था। ठीक है, तो ये जब भी गाली देता था तो हेड मिस्ट्रेस जो हमारी थी प्राइमरी की इंचार्ज, उनकी तरफ से था कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड फाइल में आप ये डाल दो। तो हमेशा मैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में डाल देती थी कि आज भी मैंने इसको गाली देते हुए पकड़ा, आज भी, आज भी। फिर जब इसके पेरेंट्स पीटीएम में आते थे तब उस फाइल को खोलते थे, और क्या गाली दी, कैसे, मतलब कब दी, कितनी, किसको दी, वो सब ऐसे रिकॉर्ड करके मैं भी बैठती थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी वो भी बैठती थी, मतलब बाकी बच्चे के पेरेंट्स को अलग से हम पीटीएम में अटेंड करते थे, बट जो ऐसे जिनके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, कुछ इस तरह की, तो उनको अलग से पेरेंट्स को दो तीन टीचर मिलके काउंसिल करने के लिए बैठती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे का हेल्थ स्टेटस, को करिकुलर पार्टिसिपेशन, पर्सनल क्वालिटीज, बिहेवियर बच्चे का सालों साल कैसा रहा, ये सब मेंशन होता है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का कच्चा चिट्ठा पूरा स्कूल का इस फाइल में होता है। ठीक है, अगर बच्चा आगे ट्रांसफर भी हो रहा है तो प्रीवियस स्कूल से, लेट सपोज बच्चे ने 7th क्लास में स्कूल चेंज कर लिया, तो प्रीवियस स्कूल से एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया, ये सब मंगवाए जाते हैं। ठीक है, अगला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है उसके काम का, उसकी प्रोग्रेस का, उसकी अचीवमेंट्स का। ठीक है, कोई बच्चे का आर्ट वर्क है, कोई सेल्फ असेसमेंट वर्क है, तो ये सब उसमें मेंशन होता है, रखा जाता है संभाल के। सेल्फ असेसमेंट टूल्स, ये जो खुद से, खुद के लिए हम यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बच्चे खुद का असेसमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इससे बच्चे को खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है, कितने एफर्ट्स उसने लगाए, क्या गोल्स थे उसके, वो कितने अचीव हुए। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट के काफ़ी टूल्स हैं, जैसे रूब्रिक्स हो गया, रिफ्लेक्शन जर्नल्स हो गया, चेक लिस्ट हो गई, सेल्फ चेक लिस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स इससे क्या होते हैं, अपनी लर्निंग के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं, और प्लस इनको ये होता है कि भाई औरों को नहीं पता, अभी तो मेरे तक की बात है, तो मैं इसको खुद ही इम्प्रूव कर लूँ। ठीक है, अपना मेटा कॉग्निशन बोल लो, मतलब अपने बारे में खुद की सेल्फ अवेयरनेस, जानकारी खुद के बारे में, कि भाई मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ सही हूँ, मैं इतना सही कर पा रहा हूँ, इतना नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फीडबैक।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स। एक बार रीड जरूर करना, रीड नहीं करोगे, क्योंकि पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझे बोला मैम आप जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हो। बेटा 1 घंटे से ज्यादा की क्लास बन गई ना, ये अपलोड ही होने में बहुत टाइम लगा देगी। और मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं 1 1.5 घंटा कंटिन्यूस क्लास ले लूँ। 1 घंटा मेरी लिमिट है। फिर मेरे को ना पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा ना आपको पढ़ने में आएगा, तो वो सिचुएशन नहीं लानी है मुझे। इसलिए मैराथन का मतलब ही होता है जल्दी जल्दी भाग रहे हैं इसमें हम। मैराथन में भागते ही तो है, वॉक थोड़ी करते हैं। बड़े आगे। प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि प्रदान करने का महत्व पर चर्चा कीजिए। देखो फीडबैक बेसिकली ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। जब भी अचीवमेंट टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, तो हमेशा आपने देखा होगा फीडबैक मिलता है टीचर को अपना, स्टूडेंट को अपना। एक और चीज, जब आप लेसन प्लान बनाते हो आपने देखा होगा पूरा लेसन पढ़ाने के बाद एंड में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। और जब उन क्वेश्चंस को बच्चों से पूछते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि अभी तो फ्रेश फ्रेश टॉपिक पढ़ा है, बच्चों को आंसर करना चाहिए सभी को। कितने कर पाते हैं कितना नहीं, उससे भी हमें फीडबैक मिलता है कि भाई टीचर्स आप कितना अच्छा कर पाए हो कितना नहीं, आपका लेसन प्लान बनाना जो भी प्लानिंग उसमें की थी वो ठीक थी नहीं थी, सामग्री मटेरियल जो पढ़ाने के लिए यूज किया, चार्ट मॉडल पीपीटी एटसेट्रा, वो सही था नहीं था, आप जिस भाषा में बोल रहे थे वो बच्चों तक सही पहुंची है नहीं पहुंची है। तो ये सब चीजें से फीडबैक मिलता है। करेक्ट। इन सब चीजों से क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो मैं लर्नर्स और टीचर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। अब इससे होगा क्या, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। टाइमली, देखो जल्दी पता चल जाता है तो आगे बढ़िया चीज के लिए काम किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक है, यहाँ पे देखो हम लेट सपोज मुझे पता चला कि मैं आज जो मटेरियल लाई हूँ वो बच्चों को दिखा नहीं, ठीक है, मैंने उस पे चार्ट पे छोटा लिख दिया, ठीक है, तो मुझे वो स्पेसिफिक गलती पता चली, आगे से मैं उसको ठीक करूंगी। ये कंस्ट्रक्टिव है, ये इम्प्रूवमेंट कर पे लेके जाएगा कल को मुझे। एक्शनेबल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो है इसके लिए एक्शंस लूं। ठीक है, मतलब सोचो आप अपनी स्ट्रैटेजीज की इम्प्रूवमेंट के लिए ही तो इसे कर रहे हो। अगर स्ट्रैटेजीज की इम्प्रूवमेंट ही नहीं पता चल रही है, मतलब जो पुरानी गलतियां हैं उन पे फिर एक्शन ले सको ताकि उनमें सुधार हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। इसलिए ये बेसिकली इसके गोल होते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, देखो सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है यहाँ पे। मैंने बोला ना आज की एजुकेशन पूरी चाइल्ड सेंटर्ड है। ये सपोर्टिव है, ठीक है, एक बढ़िया तरीके से खुद के बारे में पता चल जाता है, इंस्टेड कहीं और से पता चले या साल के एंड में पता चले कि भाई तुम्हारे बच्चे जो पिछले साल टीचर थी उसकी मदद से तो ये बच्चे 90% ले आए थे, मतलब इतना पासिंग रेट था, अब तुम्हारे पे तो 50% चला गया। वो चीज ना हो, तो समय समय पे पहले ही सुधार किए जा सके। समझ रहे हो चीजें, तो ये होता है फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो अब आ गया है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। मैं एक चीज बता दूं, मेरा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा वीक है। ठीक है, मैं मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी नहीं रही। मेरा फेवरेट ज्योमेट्री और जो है ये अरिथमेटिक रहा है हमेशा से। तो मैं अपने आप को इस चीज़ में नहीं डालूंगी कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स समझा रही हूँ। ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करूंगी स्किप। राइट, गलत चीज़ नहीं पढ़ाना चाहती मैं कुछ भी। बाकी सेंट्रल टेंडेंसी बता देती हूँ यहाँ से, ज़रूरी क्या है। मीन मोड मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, क्या होता है इस पे थ्योरी तो याद करनी है, प्लस इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। क्वेश्चन भी आता है इस पे, टेबल दे देगा आपको, फाइंड आउट करना होगा। ऐसे ही संचयी अभिलेखों की अवधारणा और उपयोग ये भी करना है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीन क्यों निकालते हैं एक एग्जाम्पल। देन मीडियम का, मीडियन के बारे में क्यों निकालते हैं इसका एग्जाम्पल और इसका फॉर्मूला। देन मोड का भी फॉर्मूला क्यों निकालते हैं और एक एग्जाम्पल आपका रेडी होना चाहिए।
ठीक है। फिर तो ये आ गया कॉन्सेप्ट एंड यूजेस ऑफ क्यूमुलेटिव। इसमें एनपीसी जरूर करना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वो भी बहुत जरूरी है। इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आता है ज्यादा कि ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरीके का। ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, मैंने अभी समझाया था तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ये इसके यूजेस हैं तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके यूजेस आ गए। चलो अब आते हैं इस पे 11th क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन? सबसे पहले क्वालिटेटिव पे आते हैं। देखो क्वांटिटेटिव में नंबर्स होंगे, इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है। क्वालिटेटिव में हम नंबर वगैरह ये सब नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे बच्चे को कितना समझ आया, कितना नहीं, बच्चे का बिहेवियर कितना चेंज हुआ, पर्सपेक्टिव क्या है, इन डेप्थ वो कितना समझा, ऐसे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझो। एक बच्चा है, एक है लड़की मानसी और एक है रोहिणी। ठीक है। मानसी और रोहिणी, मानसी के नंबर आए 100 में से 80, रोहिणी के आए 35। ठीक है। पर यहाँ पे लगा लो, दोनों ने पेपर में क्वेश्चन था कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है। रेड मीन स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, येलो मी का मतलब होता है वेट करो। ठीक है। इसने वो क्वेश्चन सही किया, इसका कुछ गलत था कुछ सही था, रोहिणी का। पर ऑब्जर्वेशन ये कहती है, रोहिणी हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलती है कि पापा दिस इज रेड लाइट, आपको रेड है तो सिग्नल स्टॉप होना है, येलो है तो वेट करना है, ग्रीन है तो गो। वो ये चीज का ध्यान रखती है। मानसी को इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके पापा ने रेड लाइट जंप कर भी दी तो उसको फर्क नहीं पड़ता। वो ये है कि वो तो बुक में लिखने के लिए होता है, चले गए तो चले गए, ये सब तो चलता है, कोई है ही नहीं आसपास तो निकाल लो गाड़ी। उसे खुशी मिलती है, वो हंसती है इस चीज में। तो देखो, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में तो मानसी जीत गई, पर क्वालिटेटिव में नहीं जीत पाई। और ना हमारे करिकुलम में ये दिक्कत है बच्चों कि मार्क्स ही सब कुछ रह गए हैं, क्वालिटेटिव के लिए बहुत कम जगह रह गई है। ठीक है। बट रियल लाइफ में कौन जीती? रोहिणी जीती। समझ रहे हो, उसने समझा, उस चीज को अंडरस्टैंड किया, प्रैक्टिस में भी लेके आई, बिहेवियर में भी लेके आई। जबकि मानसी सिर्फ क्वांटिटेटिव तक रह गई, किताबी ज्ञान तक रह गई। क्लियर है? अब इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है। क्वालिटेटिव है तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा। कभी आपने रिपोर्ट कार्ड में देखा हो तो 2-3 लाइंस ना टीचर लिखती है, जैसे मानसी इज अ क्वाइट एंड वेल मैनर्ड चाइल्ड, ऐसे लिखते हैं ना रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स। तो वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही होता है, क्वालिटेटिव वैल्यूएशन के बेसिस पे। ठीक है। या डिसिप्लिन में बच्चों को A B C ग्रेड, डी, अलग अलग ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है। सोशल स्किल्स में, पंक्चुअलिटी में, तो ये सब क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। समझ गए? ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्वांटिटेटिव से तो हम अच्छे से परिचित हैं। ठीक है। यहाँ पे बच्चों को मार्क्स भी देना है, फीडबैक भी है, लर्निंग स्टाइल्स भी होंगे, मेथड्स इंक्लूडेड हैं अलग अलग। तो ये तो प्रॉपर एग्जाम्स ही आ गए। ठीक है। इसके बारे में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो ऑलरेडी। क्लियर? अब आए 12th क्वेश्चन। व्हाट इज डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट? व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट? करें इसको हिंदी में भी एक बार देख लो आप क्या आंसर लिखा है। इसकी विशेषताएं हो गई। चलो नैदानिक परीक्षण पे आ जाते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट।
डायग्नोस्टिक टेस्ट देखो, आप डॉक्टर पे जाते हो, ठीक है, ये वाला भी लिखना, डॉक्टर वाली बात जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही जनरली इसको शुरू करते हैं आंसर को, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और हम बताते हैं कि डॉक्टर मुझे खाया पिया हजम नहीं हो रहा, ठीक है, या मेरे सीने में बहुत दर्द रहता है, मेरे को आजकल सर में दर्द रहता है, ठीक है, मेरे पेट में मरोड़ पड़ती रहती है, ठीक है, क्रैम्प्स आते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी अपनी प्रॉब्लम मतलब डॉक्टर को बताते हैं, तो डॉक्टर जांच करता है, या तो वो कुछ टेस्ट बोलेगा कराने के लिए, ब्लड टेस्ट हो गए, या कुछ डॉक्टर बोलेगा एक्सरे ईसीजी वगैरह कराओ, ठीक है, और या हो सकता है डॉक्टर खुद ही चेक कर रहा है लगा के, अपना स्टेटोस्कोप लगा रहा है, या अपना डायग्नोस कर रहा है बेसिकली आपको, ठीक है। यहाँ पे डायग्नोस करता है यानी कि प्रॉब्लम का पता लगाता है, प्रॉब्लम का पता लगाना, ठीक है, वो होता है डायग्नोसिस जो डॉक्टर करता है। ऐसे ही लर्निंग में जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेट सपोज बच्चा कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे को स्टैटिस्टिक्स पार्ट मैथ्स में पसंद नहीं है, ठीक है, तो मेरी टीचर मेरा डायग्नोसिस कर रही है कि क्यों प्रिया ये चीज नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो जो वो प्रॉब्लम पता लगाने के लिए, जो लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, उसको पता करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता लगेगी, जब डॉक्टर को प्रॉब्लम पता लगी कि क्यों एक दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेट सपोज किसी के छाती में बहुत दर्द रहता है तो उसको गैस्ट्रिक ज्यादा बनती है, पता चली तो वो गैस की गोली देगा, ठीक है। तो डॉक्टर फिर रेमेडी देता है, दवाई देता है, ठीक है। अब किसी के यहाँ दर्द रहता है तो फिजियोथेरेपी बोलेगा, तो एक तरह से कुछ भी उपचार बताया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट से डायग्नोस कर लेते हैं बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी, कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, उसके बाद हम भी उसे रेमेडी देते हैं कि इस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है, समझ रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ठीक है, डिसलेक्सिया हो गया सबसे मेन, जो तारे जमी में ईशान को था, ठीक है, जो आमिर खान जी उसके टीचर थे, उन्होंने पता लगाया था डायग्नोस्टिक टेस्ट करके, ऑब्जर्व करके उसको, और फिर उसको रेमेडी दी थी, और फिर उसके ग्रेड्स कितने बढ़िया हो गए थे, उसकी लर्निंग कितनी बढ़िया हो गई थी, समझ रहे हो चीजें, वही है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लियर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसके स्टेप्स हैं, मैं एक बार हिंदी में देख लूँ, अगर हिंदी में इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो यहीं से करते हैं, हाँ। ये करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है, कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसमें बहुत वैरायटी है टेस्ट की, ये क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होता है, इसका एक गोल होता है, ये टाइम बाउंड होता है कि भाई 2 घंटे 3 घंटे का एक पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से टाइम होता है, ठीक है। इसमें दोबारा भी रिपीटिशन भी कराया जा सकता है अगर लगे पहली बार में उतने रिजल्ट्स नहीं आए हैं, फेयरनेस होती है इसमें, ठीक है, निष्पक्षता, रियल टाइम रेलेवेंस होता है, ठीक है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके स्टेप्स हैं, पहले तो देखो डिफाइन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्यों वो टेस्ट हो रहा है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। फिर सेलेक्ट करना, सेलेक्ट द सब्जेक्ट और कंटेंट, ठीक है, सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड द कंटेंट, सब्जेक्ट और कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद विषय का चयन करना, इसके बाद क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना, फिर डिसाइड करना, बने बनाए टेस्ट भी आते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट, फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे उसकी, पायलट टेस्टिंग, हमेशा कोई भी, देखो आपने बनाया है टेस्ट तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी टेस्टिंग प्रॉपरली हो, ठीक है। अगर उसकी टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई है तो मे बी उसमें कुछ गलतियां हो और सीधा वो बच्चे के सामने ही जाए, एक तो वैसे ही उस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी जहां से उसके लिए प्रॉब्लम्स का पता लगना चाहिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए पायलट टेस्टिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। देन इवेलुएशन क्राइटेरिया, मतलब हो गई हम, तो कराने के बाद उसका जो है इवेलुएशन करना, फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करना, ठीक है।
टेस्टिंग के बाद यहाँ पे एक स्टेप और लीजिएगा, एग्जीक्यूशन वाला, जब हो रही है वो बच्चे पे किया गया, ठीक है। ये रहा ना, रिव्यू एंड रिवाइज द टेस्ट, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे ना बीच में होना चाहिए, मतलब पायलट टेस्टिंग तो हो गई, उसके बाद एक्चुअल में जब टेस्ट हो रहा है तो एक स्टेप यहाँ और इंक्लूड कर लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रुप डायनेमिक्स। Discuss about group dynamics. Discuss the nature and factors affecting group dynamics. हिंदी में, समूह गतिशीलता के बारे में चर्चा करें। समूह की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली प्रकृति और कारकों की व्याख्या करें। चर्चा करें, व्याख्या करें, ठीक है। पहले समझो ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है। द टीम ग्रुप डायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शन एंड फोर्सेस अमंग द ग्रुप मेंबर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू adjustive changes that takes place in a group structure as a result of change in the part of it. कोर्ट ल्यूइन के द्वारा एक डेफिनेशन भी इसकी दी गई है, ठीक है। द एडजस्टमेंट मतलब बेसिकली समूह गतिशीलता एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य आपस में संपर्क करते हैं, एक दूसरे से आपस में व्यवहार करते हैं, बिहेवियर, और समूह के भीतर काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक ग्रुप है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है, कम्युनिकेशन, बिहेवियर कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से, और आपस भीतर में काम कैसे हो रहा है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे जो है वो ग्रुप डायनामिक्स का पार्ट है। यह सामाजिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। साइकोलॉजी का एक बहुत अहम टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन की है उनको ये पता होगा, या मास्टर्स की है। अब यहाँ पे जो समूह में सदस्यों के बीच संबंध, उनके कार्यों और समूह के समग्र कार्यकुशलता को समझने के लिए अध्ययन करता है, ठीक है। जो ये समूह गतिशीलता है, समूह गतिशीलता के माध्यम से ये समझा जाता है कि किस प्रकार सदस्य एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो कभी भी एक मैंने ना क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखा था काफी पहले, उसमें एक सोसाइटी के मेंबर्स मिलके ना एक क्राइम करते हैं, ठीक है। तो वहां पे उस सोसाइटी को ग्रुप डायनामिक्स माना जाता है, और वहां पे वो आपस में कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं ग्रुप के अंदर, उसको पुलिस और सीबीआई समझने की कोशिश कर रही थी। समझ रहे हो, क्योंकि हर समूह, अब हर कल्चर के हिसाब से देखोगे हर समूह अलग होता है, ठीक है। हमारे देश में तो जाति के हिसाब से भी समूह काम करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो ये टॉपिक एक अलग लेवल पे ही चला जाता है। हर समूह के लक्ष्य और उद्देश्य अलग होते हैं, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने गोल को एकम्प्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो है इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है तो पंचायत बैठती है, क्योंकि वो गांव एक ग्रुप डायनेमिक्स है, ठीक है। उनके भीतर अपने काम करने के तरीके, अपना व्यवहार, अपनी बातचीत, अपना संपर्क करने का तरीका, ये सब अपने थोड़ा अलग हिसाब किताब है। समझ रहे हो, हर ऐसे ही अब देखो आईपीएल में देखोगे हर टीम का, या इंडियन क्रिकेट टीम का एक अलग ग्रुप डायनामिक्स है। समझ रहे हो, तो बेसिकली समाज में सेटिंग जो है हो रखी है वो हर एक ग्रुप की अलग होती है, ठीक है। ग्रुप्स से मिलकर ही समाज बनता है। समझ रहे हो व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक समूह का कलेक्टिव पर्पस होता है, एक पर्पस होता है, सामूहिक उद्देश्य। कम्युनिकेशन करते हैं विद इन द ग्रुप आपस में। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक गांव का बच्चा है, ठीक है।
ये कुछ आजकल मैं सावधान इंडिया के ना एपिसोड ज्यादा दे रही हूँ, वही एग्जाम्पल्स आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स के ऊपर ही है वो ज्यादातर। ठीक है, एक गांव का बच्चा लड़का है, ठीक है, ये दूसरी गांव जहाँ पे इन दोनों गांव की कट्टर दुश्मनी है, यहाँ से रिश्ते करने आपस में अलाउड नहीं है, इसको यहाँ की लड़की से प्यार हो जाता है, ये इससे शादी कर लेता है। तो आपस में पंचायत बैठती है अब इस चीज पे कि क्या करना है। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप भी होता है, और मतलब आपस में एक दूसरे ग्रुप्स का कम्युनिकेशन हो रहा है। ये गांव बात कर रहा है कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, लेट सपोज वो लड़के की फैमिली को बोलते हैं आप घर यहाँ गांव छोड़ दो, और लड़की की फैमिली को बोलते हैं गांव छोड़ दो, आप अपना अलग जाके रह लो। ऐसे ही जनरली दिखाते हैं मूवीज वगैरह में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप। अब देखो आपस में ग्रुप है तो लोगों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आप देखते हो जैसे एक सोसाइटी में भी आपस में जो लोग रहते हैं उनमें होते हैं, गांव में होते हैं। ठीक है, या और कोई ग्रुप है, होते रहते हैं ये झगड़े वगैरह, इट्स कॉमन। इंसान है, झगड़ा भी होगा, प्यार मोहब्बत भी होगा। झगड़े, समझदार व्यक्ति होगा तो झगड़े सुलझ भी जाएंगे, पर सकारात्मक तरीके से और नवाचार से। रोल्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स, बिल्कुल हर ग्रुप मेंबर का अलग रोल होता है। पहले गांव वगैरह ऐसे ही तो बचे थे, कोई कुम्हार का काम करता था, कोई लकड़हारे का काम करता था, कोई धोबी का काम करता था, कोई सुनार का काम करता था, इत्यादि। लीडरशिप इन ग्रुप्स, बिल्कुल एक ग्रुप है तो उसका लीडर भी होगा, बाकी सब फॉलोवर होंगे। कोहेशन इन ग्रुप, यानी कि समूह की संकल्पना शक्ति। ठीक है, मतलब एक आपने पहचान बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप। किसी किसी ग्रुप में मेजोरिटी के बेसिस में लिखते हैं, किसी में आपस में साझेदारी से लेते हैं। बिग बॉस देखा होगा आपने, कुछ डिसीजंस बिग बॉस बोलते थे कि आपस में सब विचार विमर्श करके एक डिसीजन लो। ठीक है, कुछ बोलते थे मेजोरिटी के बेसिस पे होगा। समझ रहे हो चीजें? नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। बिल्कुल देखो, समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ग्रुप्स पे, उस तरीके से करना होता है। जैसे आज के टाइम में इतने सारे कानून हैं, पुलिस है, तो अगर एक ग्रुप है गांव में, ठीक है, गांव है जो लड़कियों को जॉब करने की या बाहर इंटरकास्ट मैरिज करने की गांव के बच्चों को इजाजत नहीं देता है, या घूंघट प्रथा है, तो अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, क्योंकि ये सामाजिक प्रभाव के अंदर वो अब इन चीजों के लिए रोक नहीं सकते हैं। तो आप देख रहे होगे अब क्या हो रहा है, समाज विकसित भी हो रहा है। ये जो समाजीकरण था, मतलब समाजीकरण नहीं, जो रूढ़िवादिता सोच थी, ये खत्म हो रही है, स्टीरियोटाइप सोच। ठीक है, तो आई होप ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, थोड़ा सा ना है ये ऐसा टॉपिक कि मुझे भी बड़ा शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना पड़ रहा है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी एक बार आपको रीड यहाँ से बिल्कुल करना पड़ेगा अच्छे से, तो भाई तभी समझ आएगा। चलो अब समझते हैं ग्रेडिंग सिस्टम को, और इसके ऑब्जेक्टिव्स और यूजेस क्या हैं। देखो, ग्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा मेथड है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज होता है इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पे हम बच्चे को मार्क्स ना देके कि 100 में से इतने नंबर मिले हैं ये वो। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, बच्चे को लेटर, नंबर या अदर सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, ग्रेड कर देते हैं। ABCD हो गया जैसे, या 1 to 5 में नंबर हो गया, 1 स्टैंड्स फॉर पुअर, 5 स्टैंड्स फॉर एक्सीलेंट, ऐसे करके हमने नंबर ग्रेडिंग कर दी। ठीक है, या ये अल्फाबेट ग्रेडिंग हो गई। तो इस तरीके से हम ग्रेडिंग कर देते हैं। अब देखो CGPA आया था 2010-11 में, ये आया था, इसका मकसद बेसिकली यही था कि भाई जो बच्चा 98 ला रहा है और जो 99 ला रहा है 100 में से, ये दोनों सक्षम है, और जो 92 ला रहा है वो भी सक्षम है, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब 1 2 4 5 नंबर की वजह से ऊपर नीचे जो है बच्चे डिप्रेशन में ना आए, स्ट्रेस में ना आए। ठीक है, तो इसलिए हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई जिसका 9 से 10 ग्रेड आता है, इसका मतलब उसके 90 से 100 के बीच आए हैं। ठीक है, 95 अबव है तो 10 ग्रेड दे दिया, और 91 से
94 के बीच है तो ये ग्रेड दे दिया, ऐसे करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, या लेट सपोज एक और उदाहरण से समझते हैं। 10 से 8 के यहाँ पे, 8 से 10 के लिए ए, 6 से 8 के लिए इसके बीच है तो बी। ठीक है, 8 है तो ए ही रहेगा। ठीक है, 7, 4 से 6 के लिए सी। ठीक है, 2 से कितना दूं, ये 4 के लिए हो गया डी, और 0 से 2 के लिए हो गया ई। इस तरीके से लेटर ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, अलग अलग टेबल्स हैं इसके लिए। ठीक है, आप जनरली रिपोर्ट कार्ड वगैरह देखते होगे ना किसी भी स्कूल की, उसके पीछे लिखा होता है कि अगर बच्चे को 8 मिला है या बी मिला है तो बी किसके लिए स्टैंड करता है, ऐसे लिखा होता है, टेबल बना होता है। ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, क्लियर करेक्टराइजेशन होता है इसमें, फीडबैक मिलता है, ऑब्जेक्टिविटी, बहुत सारे हैं। ठीक है, एक बार रीड करोगे तो समझ आएंगे। बेसिकली ग्रेडिंग क्या है वो समझ आ गया तो आगे तो आप सभी समझदार हो, थोड़ा कर ही लोगे। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है वो यहाँ से माता पिता ध्यान दे सकते हैं। छात्रों का वर्गीकरण हो सकता है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा होता था, ए सेक्शन के बच्चों को समझदार बोला जाता था, टॉपर्स डाल दिए जाते थे, बी में एवरेज बच्चे, सी में थोड़ा जो अच्छे नहीं कर पाते। पर अब इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना बंद हो गया है। ठीक है, ग्रेडिंग का पैटर्न हो गया, निम्न स्कोर दबाव। तो इस तरीके से इसके कुछ उपयोग भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उपयोग हैं। ठीक है, एक बार इनको रीड करिएगा। क्लियर? चलिए, आई होप क्लियर होगा। काफ़ी बहुत लंबी क्लासें हो गई, एंड इट इज़ रिक्वेस्टेड जो पीडीएफ मैंने दिया है ना, हाँ वो पेड पीडीएफ है, देखो हमारी भी मेहनत लगती है, समझिएगा। बट ये गारंटी है मेरी, 115 में इतने पेज का पीडीएफ और पूरा सब्जेक्ट जिसमें आपका कवर्ड हो, 100% गारंटी है, इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता। लोवेस्ट प्राइस है। मैं कह रही हूँ जिस दिन कोई इससे सस्ता देना, एक स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, ये रहा नंबर। ठीक है, मैं इसको भी आधे रेट में कर दूंगी। कोई 50 रुपए में देगा, उस दिन मैं फ्री में दे दूंगी। और बताओ, ये 100% लोवेस्ट गारंटीड प्राइस है। बाकी वेबसाइट जिस पे डले होते हैं उसके भी प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह होते हैं, उसको मिला मिलो के 115 रुपए है। तो प्लीज मेक श्योर आप यहाँ से पढ़ोगे ना, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, बहुत बढ़िया, अच्छे से चीजें समझ आएंगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, ये चीज की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही। बहुत लंबी क्लास रही, आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बाकी किन सब्जेक्ट्स पे आप मैराथन क्लास देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में हमारी मोबाइल ऐप को ज्वाइन ज़रूर करिएगा, वहाँ पे आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, पढ़ते भी रहिए और पढ़ाते भी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।